जी, व्हाट इज गूगल सर्च कंसोल? सर्च कंसोल का मतलब क्या है? ये गूगल का एक टूल है और नाम से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये कुछ सर्चिंग में हमारी हेल्प शायद करेगा कि हमारी वेबसाइट पर किस तरह से सर्चिंग होने लगी हुई है। इसके लिए हमें अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी जगह पर हम सीसीटीवी कैमराज लगाते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग्स आती है फिर, तो जब कैमराज लगेंगे तभी रिकॉर्डिंग आएगी। इसी तरह जब हम सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को ऐड करेंगे तो तभी वो हमारी वेबसाइट को मॉनिटर करना शुरू होगा। हालांकि हमारी वेबसाइट तो लाइव है, लेकिन सर्च कंसोल उसे मॉनिटर नहीं कर रहा। सर्च कंसोल तब मॉनिटर करेगा जब कोई उसे सबमिट करेगा गूगल सर्च कंसोल में। गूगल सर्च कंसोल का पुराना जो नाम था वो वेब मास्टरिंग टूल होता था। अगर हम बहुत पहले चले जाएं, स्टार्ट पर चले जाएं, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स पहले की बात कर रहा हूँ, तो इस टूल का नाम था वेब मास्टरिंग टूल। अब उन्होंने इसका नाम रखा हुआ है गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। पहले मैंने एक वो अकाउंट खोला है जहां पर सर्च कंसोल पहले एक बना हुआ है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूं। अच्छा, सर्च कंसोल में कैसे जाना है भाई? यहां पर लिख दो गूगल सर्च कंसोल, मेन्यू में भी मौजूद होता है। तो यहां पर मैंने टाइप कर दिया गूगल सर्च कंसोल। नेट मुझे जरा यहाँ पर स्लो मिल रहा है। ये जो सर्च कंसोल वाला पार्ट है ये मुझे डिवाइस से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने होस्टिंग का अकाउंट खोलना है और होस्टिंग का अकाउंट जो है ना वो यूफोन के साथ डिस्टर्ब करता है, यूफोन की सिम के साथ, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आईपी चेंज करते हैं। होस्टिंग का अकाउंट इतना सिक्योर होता है कि अगर आपका आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो रहा होगा तो आपका होस्टिंग लॉग ऑफ हो जाती है। उसको यूँ फील होता है कि जैसे कोई हैकिंग एक्टिविटी हो रही है कि भाई बार बार आईपी एड्रेस चेंज होने लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये डिवाइस लगाई है, तो ये थोड़ी सी शायद यहाँ पे स्लो चलेगी। इस पर मैंने क्लिक किया जी गूगल सर्च कंसोल पे, गूगल से मैंने उसको सर्च किया। ये हम आगे सर्च कंसोल पे, और यहाँ से हमने कहा स्टार्ट करो। आगे ये मैंने वो सर्च कंसोल खोला है जहां पर मैंने वेबसाइट ऑलरेडी ऐड की हुई है। इसके बाद अभी हम प्रोसीजर सीखेंगे कि वेबसाइट ऐड करते कैसे हैं, लेकिन पहले मैं ये दिखा रहा हूं आपको कि अगर वेबसाइट ऐड हुई हो तो सर्च कंसोल हमें कैसे रिजल्ट्स दिखाता है। ठीक है, तो आप ये राइट साइड पर टॉप पर देख रहे हैं, यहाँ पर वेबसाइट का नाम आ रहा है लिखा हुआ कि भाई यहाँ पर हमने एक वेबसाइट ये ऐड की हुई है, रेनी मॉरिस भी ऐड की हुई है, ये दूसरी भी की हुई है। हम इसको पिक कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? ओवरव्यू। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? सर्च रिजल्ट्स। आगे ये सर्च रिजल्ट्स में हमें पता लग रहा है कि भाई इसके सर्च रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। अभी देखिए पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, गूगल हमें बताने लगा हुआ है ये कब के रिजल्ट्स आ रहे हैं, लास्ट 3 मंथ्स के, जिसपे वो क्या बता रहा है हमें कि भाई आपकी वेबसाइट पर टोटल पिछले 3 महीनों में इतने इंप्रेशंस लगे हैं, ऑर्गेनिक नॉट पेड। ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक इंप्रेशंस की बात हो रही है। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि एसईओ वाले इंप्रेशंस, कि लोगों ने सर्च किया, आपकी वेबसाइट नजर आई तो कहते हैं भाई पिछले 3 महीनों में इतनी दफा आपकी वेबसाइट नजर आई है। उसके बाद क्या कहते हैं? टोटल क्लिक्स, तकरीबन इस पर 1500 क्लिक्स हुए हैं, इतनी दफा ये नजर आई है। अबाउट 36,000 टाइम्स इसके इंप्रेशंस आए हैं, मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर, लाजमी बात है। और इस पर क्लिक्स कितने हुए हैं? अबाउट 1500। और इसका एवरेज सीटीआर क्या बन गया? 4%। ठीक है, जी क्या लिखा है मैंने? गुड सीटीआर कितना होता है? अबव 3%। ठीक है, तो मतलब ये रिकमेंडेशन में आता है कि अगर 3% से ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट है आपका तो ये अच्छा क्लिक थ्रू रेट है। जरा ऊपर आ जाए, बेस्ट। जी
ये गूगल एड्स के ऊपर है, ये ऐड आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये इसलिए खोल कर, आपने पढ़ा हुआ है ऐड गूगल एड्स के, नहीं पढ़ा अभी? पढ़ चुके हैं ना, चलो फिर ठीक है, सबने पढ़ लिया हुआ है, मोस्टली स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया हुआ है। ओके, ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि उसके ऊपर आपका CTR कितना होना चाहिए, क्लिक थ्रू रेट कितना होना चाहिए। लेकिन जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता था कि वहाँ पर कुछ ब्रॉड कीवर्ड्स भी होते थे, तो वहाँ पर वो ब्रॉड कीवर्ड के साथ तो क्लिक थ्रू रेट मेरा ख्याल है 30% पे भी जा सकता है। तो इस चीज़ को हमें मैनेज करना होगा उसमें। एनीवेज ये मैंने सिर्फ बताया कि आप यहाँ से इसको भी चेक कर लो। चलें अब आ जाते हैं वापस, अब नीचे आए। अब ये क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कह रहा है, टॉप क्यूरीज। तो अब हमें पता लग रहा है कि हमारी वेबसाइट को जो लोग सर्च कर रहे हैं किन क्यूरीज के साथ सर्च कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, मैंने जो कीवर्ड रिसर्च का पहला लेक्चर दिया था उसमें हमने पढ़ा था कि गूगल सर्च कंसोल भी हमें हेल्प करता है कीवर्ड्स बनाने में, मगर ये हेल्प तो तभी करेगा ना जब आप लोगों ने शुरू से ही अपनी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में ऐड की होगी। अब मिसाल के तौर पर कोई बंदा आज ही अपनी कीवर्ड रिसर्च शुरू करे और आज ही अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में भी लेकर आएगा, तो उसको पुराने रिजल्ट्स तो नज़र नहीं आएंगे। हमें तो पुराने रिजल्ट इसलिए नज़र आ रहे हैं कि ये वेबसाइट बहुत अरसे से सर्च कंसोल में आ गई हुई है। ठीक है, तो ये क्यूरीज भी पता लग रही हैं और यहाँ पर हमें ये भी बता रहा है कि भाई कितने क्लिक्स और कितने इंप्रेशंस। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एवरेज CTR कितना आ रहा है, 4%। रेनीमोरस वॉच, रेनीमोरस, ठीक है, पॉपुलर वॉच, इसकी कितने हैं जी इंप्रेशंस, 1900, और इस पे क्लिक्स कितने हैं, 67। CTR कैसे निकालने हैं, CTR कैसे कैलकुलेट होगा, क्लिक्स, हाँ जी, क्लिक्स डिवाइडेड बाई इंप्रेशन। सो ये वैल्यू आएगी, ये हमारे पास CTR की एक वैल्यू आएगी। ठीक है, आप में से कोर्सेज किसके कंप्लीट हो रहे हैं, कि किसी का भी नहीं हो रहा है इस क्लास में से, किसी का ये आखिरी मॉड्यूल तो नहीं है आपकी पूरी क्लास में? ठीक है, तो इसका मतलब है तो मैंने अगर कभी शेयर करूंगा कोई चीज़ के पेपर आ रहा है तो आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये नहीं कहना कि हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, वो मैं सबके लिए शेयर करता हूँ, तो कुछ क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जिनके कोर्सेज कंप्लीट हो रहे होंगे। और मैंने उनको नई वाली जो आपकी MCQs की लिस्ट है वो भी कॉलेज वालों को दी है कि पुराने क्वेश्चन ख़त्म कर दें और उनकी जगह पर नए क्वेश्चन ऐड करें। और वो नए क्वेश्चन मैंने आपके प्रोजेक्ट में शेयर भी किए हुए हैं। फाइनल प्रोजेक्ट में जो एक फाइल है 2024 वाली MCQs की, अब मैंने इन्हें कहा है आप लोग पूछ भी लीजिएगा जब आपका एग्जाम आएगा कि नए क्वेश्चंस ऐड हो गए। नए क्वेश्चंस ऐड होने का मतलब होगा कि फिर एक ही होंगे, वो मैंने उनसे कहा था रिमूव कर दें, वो पुराने हो चुके हैं तो उनकी जगह पर नए ले आए। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए इफेक्टिव तभी है जब आपने एग्जाम देना होगा। ठीक है, अभी तो आप लोगों ने एग्जाम नहीं देना। चलें, अब ये एक चीज़ हमें पता लग गया कि यहाँ पर हमें क्या चीज़ मिल रही है, सर्च क्यूरीज के रिजल्ट्स और हमारी वेबसाइट की एफिशिएंसी। जैसे मैं किसी के लिए अगर काम कर रहा हूँ SEO का, तो वो मुझसे ये पूछता है, ये जब मैं रिपोर्ट बनाकर भेजता हूँ तो उसको मैं उसकी मंथली ये वाला स्क्रीनशॉट भी भेजता हूँ कि भाई पिछले एक महीने में कितने इंप्रेशंस आए और उसके ऊपर कितने क्लिक्स हुए। तो इंप्रेशंस बढ़ने का मतलब है कि SEO बेहतर हो रही है, क्योंकि इंप्रेशंस लगेंगे तभी है ना SEO बेहतर हो रही है। क्लिक्स हो रहे हैं, SEO बेहतर हो रही है। लेकिन क्लिक्स होना कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्लिक होना SEO बेहतर होने का क्राइटेरिया नहीं है, इंप्रेशन लगना SEO बेहतर होने का क्राइटेरिया। और उसके बाद क्लिक के बाद बिजनेस आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो कंपनी अपनी वेबसाइट, इसको अपनी वेबसाइट को देखना पड़ेगा कि उसकी वेबसाइट पे कोई कंटेंट, ऐसा जानदार कंटेंट नहीं पड़ा हुआ जिसकी वजह से कन्वर्जन हो सकती हो। चले अब और चीजें देखते हैं इसमें जो हमारे काम की हैं वो क्या है। साइट मैप पढ़ा था ना हमने, तो यहाँ पे आकर आपको अपने साइट मैप को सबमिट करना होता है। लेकिन हुआ ना सबमिट, ये साइट मैप सबमिट हुआ है। फॉर एग्जांपल किसी ने अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को चेंज किया और फिर उसने नया साइट मैप बनाया, तो फिर यहाँ पर आकर दोबारा से अपने साइट मैप को सबमिट कर सकता है। उसके बाद पेज एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है आपकी वेबसाइट का जी। अब ये क्या कह रहा है, कहता है भाई इसके ऊपर कोर वेब वाइटल्स, ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा, हम इसको पढ़ेंगे। ये कुछ पेजेस को कह रहा है कि इनको इम्प्रूव होना है। ये वो वाले पेजेस हैं जो शायद इफेक्टिव नहीं है इनकी साइट के ऊपर। ठीक है, तो हम ये बताते हैं उनको, अगर वो ये कहेंगे इनको छोड़ दें, इनको रहने दें, इनके ऊपर हम काम नहीं कर रहे, तो फिर हम इसको स्टॉप कर लेते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है HTTPS, ये भी हमारा टॉपिक है, अगले आने वाले लेक्चर्स में आएगा। कोर वेब वाइटल्स आखिरी लेक्चर होगा टेक्निकल SEO का, जो मैं पढ़ाऊंगा कि कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं। और ये HTTPS क्या है, SSL,
हमारी वेबसाइट नॉन SSL होती है और SSL होती है। SSL का क्या मतलब होता है? प्रोटेक्टेड। ये लेक्चर है हमारा SEO का, इसके बाद शायद वही आएगा कि प्रोटेक्टेड वेबसाइट्स कौन सी होती हैं। यहाँ से क्या पता लग रहा है? यहाँ से क्या पता लग रहा है कि ये वेबसाइट, जो वेबसाइट HTTPS पर है वो प्रोटेक्टेड है, और जो वेबसाइट HTTPS पर नहीं है वो नॉन प्रोटेक्टेड है। तो ये क्या बता रहा है? कहता है ये प्रोटेक्टेड वेबसाइट है। ये भी SEO का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। हालांकि इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये तो एक सर्विस है जो होस्टिंग कंपनी से हमें लेनी है। तो जो ये सर्विस लेगा वो SEO का एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर पूरा कर लेगा, और जो ये सर्विस नहीं लेगा यानी वो प्रोटेक्शन नहीं है उसकी वेबसाइट पे। ये क्या होती है, हम जब लेक्चर आएगा ना उसमें पढ़ेंगे। तो जब आप कोर वेब वाइटल्स पढ़ लोगे तो यहाँ पर आकर इनको भी अंडरस्टैंड कर लोगे। अच्छा, उसके बाद जरा URL इंस्पेक्शन पे आए। URL इंस्पेक्शन, किसी खास URL को आपने देखना है। मैंने इस पे इस वेबसाइट का पूरा URL दिया। मैं कहाँ पर गया था? URL इंस्पेक्शन पर। ये आपको याद होगा, मैं शुरू वाले दिन से कह रहा हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट डुप्लीकेट होगी तो गूगल उसे इंडेक्स नहीं करेगा। अभी ये जो मैंने URL इंस्पेक्ट किया इनकी मेन वेबसाइट को, इसने मुझे क्या बताया? आंसर क्या दिया इसका? कि URL इज ऑन गूगल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेबसाइट क्राउल भी हो रही है और ये वेबसाइट इंडेक्सिंग में भी आ रही है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट पे काम करते हैं, उसका सर्च कंसोल बनाते हैं, बनाने के बाद कोई 10 दिनों के बाद 20 दिनों के बाद आप चेक करते हैं कि URL इज ऑन गूगल और नॉट, और यहाँ पर मैसेज आ जाता है कि URL इज नॉट ऑन गूगल, तो इसका क्या मतलब होगा? कि वेबसाइट क्राउल नहीं हो रही, वेबसाइट इंडेक्स भी नहीं हो रही। सो आप आइडेंटिफाई करें, यहाँ पर किसी मसले का हल यहाँ नहीं है, यहाँ पर किसी भी मसले का हल नहीं है, ये सिर्फ मॉनिटरिंग है बस। यहाँ पर आपको सिर्फ बताएगा मसले के हल हमने खुद निकालने हैं। अगर वो मुझे ये कहेगा कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तो इस मसले का हल मैंने डेवलपर से निकलवाना है, लेकिन मुझे आइडेंटिफाई हो रहा है यहाँ पे। अगर वो मुझे कहेगा मैं आपकी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं कर सकता क्योंकि आपकी वेबसाइट में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं उस इशू को आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व करवाऊंगा। यहाँ पर किसी मसले का हल नहीं है, यहाँ पर उसने सिर्फ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्या लिखा हुआ आ गया जी? URL इज ऑन गूगल। और ये क्या लिखा हुआ आ गया? रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, और वो जो रोबोट की फाइल पिछली क्लास में पढ़ी थी हमने, और आपकी वेबसाइट आपको लगता है कि रिसेंटली क्राउल नहीं हो रही। ठीक है, यानी ये रोबोट जो है उस पर आ नहीं रहा, अभी तक पहुंच नहीं रहा, तो आप क्या करते हो जी? मैंने क्या कर दिया? रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मैंने उसको रिक्वेस्ट कर दिया कि भाई जरा आ जाओ मेरी वेबसाइट पे। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप अपनी वेबसाइट पे फ्रीक्वेंटली चेंजेस करोगे, अपनी वेबसाइट पे फ्रीक्वेंटली कुछ नई चीजें लेकर आ रहे होगे, तो नई चीजें आने की वजह से आपकी वेबसाइट फ्रीक्वेंटली इंडेक्स हो रही होगी। आपने नोट किया कभी कि दराज की वेबसाइट कितनी ज्यादा नजर आती है, OLX की वेबसाइट कितनी ज्यादा नजर आती है? हर वो वेबसाइट जिसके ऊपर फ्रीक्वेंटली डाटा आ रहा है वो आपको बहुत नजर आएगी, और जिस पर कम डाटा आ रहा है कि भाई एक बंदे ने वेबसाइट बनाई थी आज से कोई 8 महीने पहले, उसके बाद उसने उसमें कुछ नया डाला ही नहीं है, आगे मैसेज इंडेक्स रिक्वेस्टेड। भाई इंडेक्सिंग नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि इसे क्लिक किया तो इंडेक्स हो गई। इसका मतलब गूगल को रिक्वेस्ट चली गई है कि इसको इंडेक्स कर दो। अब अगर अभी भी इंडेक्सिंग की ऑप्शन फिर आ रही है, अब आप इसको 10 दफा कर लो, 50 दफा कर लो, रिक्वेस्ट उसके पास एक ही जानी है। बार बार कहेगा भाई, बार बार करने का फायदा कुछ नहीं होगा आपको, मैंने आपकी पहली रिक्वेस्ट को ही कंसीडर करना है। ऐसा नहीं है कि मैं 2 दफा करूंगा तो जल्दी कर लेगा। क्यू में आप लगे तो जैसे ही आपका नंबर आएगा अब आपको वो, लेकिन ये मैनुअल रिक्वेस्ट किया हमने, ये ऑटो रिक्वेस्ट पे नहीं है। वैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट फ्रीक्वेंटली इंडेक्स हो तो आप उसको फ्रीक्वेंटली अपडेट करें। तो फ्रीक्वेंटली अपडेट करने का मतलब क्या होता है कि कंटेंट में कोई ना कोई नई चीज़ लाते रहें। तो जैसे ही कंटेंट चेंज होगा क्राउलर प्रेफरेबली आपकी वेबसाइट पे आएगा, जैसे दराज पे आता है, जैसे OLX पे आता है, ऐसी तमाम वेबसाइट जिनमें डाटा फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है खुद ब खुद उनको वो कर रहा होता है। अच्छा, अब ये मैंने गूगल सर्च कंसोल कैसे खोला? जीमेल से, सबको पता है। इसका मतलब क्या हुआ? जीमेल पे अकाउंट बना हुआ है। अब मिसाल के तौर पर ये काम मैं कर रहा हूँ, मेरा क्लाइंट मुझे कल को कहता है कि जनाब मुझे भी इसका एक्सेस दे दे, मैंने भी देखना है क्या हो रहा है।
मैंने उसको रिपोर्ट बनाकर भेजी, तो उसने कहा ये कहाँ पर रिपोर्ट देखी थी आपने, मुझे बताया, मैंने भी वहीं जाकर देखना है इसको। मैंने तो उसको स्क्रीनशॉट भेजा ना, ये क्या मैंने आपको। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इसकी भी परमिशन देनी है किसी और को कि वो इसको देख सकता हो। अब वो उसमें 2-3 काम कर सकता है। एक, एडमिन लेवल का काम, एडमिन लेवल के काम में भी आपको पता है मॉनिटरिंग ही है, लेकिन इसका सारा एक्सेस है उसके पास। और व्यू लेवल का काम सिर्फ चीजें देख सकता है और कुछ नहीं कर सकता। आपने इसका एक्सेस किसी को कैसे देना है, सेटिंग्स, पता लग गया। सबसे ऊपर क्या कह रहा है, कहता है भाई आप ऑनर हैं इसके, ऐसे क्या ना। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, यूजर एंड परमिशंस। एंड पे क्या आ रहा है, रिमूव प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है भला, समझ आ ही रहा होगा इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि भाई हमने इस वेबसाइट को ऐड किया हुआ है, अब हम इस प्रॉपर्टी को खत्म करना चाह रहे हैं, हम नहीं यूज़ करना चाह रहे फर्दर। तो जब आपने किसी वेबसाइट को निकालना होगा तो आप इस तरीके से निकाल भी सकते हो। ये हमने करना नहीं है, मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि आपको पता हो। ये रोबोट्स की रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, यार है क्राउड स्टैट्स भी आ रहे हैं, मतलब सब चीज़ें यहाँ पे पता लग रही है, रिपोर्ट्स भी आ रही हैं यहाँ पे। चलें इधर आ जाते हैं ज़रा, परमिशंस कैसे देनी है। आप देखें इसमें मेरे पास काफ़ी सारी परमिशंस होंगी। एक ये परमिशन दी हुई है हमने, एक ये परमिशन दी हुई है, एक ये भी दी हुई है, और एक ये भी हमने दी हुई है। पता लग गया कैसे परमिशन देनी है। यहां पर आएंगे, ऐड यूजर करेंगे, क्या लिखा हुआ आ रहा है, ईमेल एड्रेस, किसी का भी ईमेल एड्रेस ऐड कर देंगे। परमिशन टाइप ऑनर, फुल और रिस्ट्रिक्टेड। जैसे यूट्यूब पर परमिशन देते थे, गूगल ऐड पे परमिशन देते थे, तो आपको जीमेल आती थी, ऐसे ही है ना। इसके लिए कोई ऐसी टेंशन वाली बात ही नहीं है। हाँ, मतलब इसके लिए आपको परमिशन एक्सेप्ट नहीं करनी, ये ऑटो एक्सेप्ट है। मतलब मैं अगर किसी बंदे को परमिशन दूंगा तो उसको जीमेल नहीं चेक करनी, उसको सीधा ही सर्च कंसोल में जाना है, तो ये उसमें अवेलेबल होगी। यानी कि ये डायरेक्टली ऐसे ही अवेलेबल हो जाएगी, इसको एक्सेप्ट नहीं करना। जब आप YouTube करते थे तो उसको एक्सेप्ट करते थे आप, जब आप गूगल ऐड में जाते थे उसको भी एक्सेप्ट करते थे। लेकिन ये मैं यहाँ से जैसे ही अलाउ करूँगा उसके पास सर्च कंसोल पहुँच गया, ठीक है। मतलब उसको ऐसे नहीं है कि एक्सेप्ट रिजेक्ट की ऑप्शन ही नहीं है, ऑटो एक्सेप्ट है ये, ठीक है। ऑनर, फुल, रिस्ट्रिक्टेड, ये 3 लेवल्स हैं। अगर मैंने किसी को ऑनर बनाना है, मिसाल के तौर पर आज मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, एसईओ का प्रोजेक्ट मेरे पास 6 महीने के लिए आया था, अब तो खत्म हो रहा है, ठीक है। अब आगे मैंने उसका काम भी नहीं करना, फर्दर उसके साथ नहीं काम करना, मैं उसका ऑनर था पहले, तो मैंने उसी को ऑनर बनाया और खुद अपने आप को बीच में से रिमूव कर दिया, ठीक है। सो ये लेफ्ट करने का भी ये तरीका है कि किसी की आपने अगर प्रोफाइल इसको सर्च कंसोल को लेफ्ट करना होगा तो यहाँ से करेंगे। चलें, ये तो हो गया काम यूज़ करने का तरीका, में पता लग गया। यहीं से वायरस का भी पता लगेगा, सिक्योरिटी भी कहीं नजर आ रहा होगा आपको, आ रहा है। तो अगर इस वेबसाइट में कोई सिक्योरिटी इश्यूज होंगे, नो, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं आ रहा। अब हम जरा अगली बात करते हैं। ये तो हमने लर्न कर लिया कि काम कैसे कर रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि मेरा कोई क्लाइंट है, मैंने उसका सर्च कंसोल बनाना है। सबसे पहले मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है, तो मैं प्रोजेक्ट को सबसे पहले सर्च कंसोल में लाता हूँ ताकि मुझे वेबसाइट के बग्स का पता लग जाए, क्योंकि वेबसाइट पे अगर कोई बग्स होंगे तो यहीं से पता लगेंगे। अगर कोई वेबसाइट क्राउल नहीं हो रही तो ये मुझे आइडेंटिफाई 1 वीक में करके दे देगा कि इन इश्यूज की वजह से आपकी वेबसाइट क्राउल नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसमें लाना चाहिए। हाँ, वैसे तो ये रिक्वायरमेंट उसके लिए भी है, डेवलपर के लिए भी है। भाई मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो इसकी डेवलपर के लिए है, क्योंकि वेबसाइट तो वो डिज़ाइन कर रहा है। तो वेबसाइट में अगर कोई बग आ रहे हैं तो रिमूव भी उसी ने करने हैं। तो अच्छी बात तो ये है कि कोई भी बंदा जब अपनी वेबसाइट का फर्स्ट वर्जन अपलोड करे तो साथ में उसको सर्च कंसोल में ले आए, ताकि अगर उसमें कोई इश्यूज हैं तो सर्च कंसोल उसको बताना शुरू हो जाए और वो उन इश्यूज को साथ साथ रिजॉल्व कर ले, ठीक है। अब हम जरा अगली बात करते हैं, इसे हमने अप्रूव कैसे करना है। अब आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि ये मैंने देखें होस्टिंग खोली हुई है, ये वेबसोल का होस्टिंग पैनल है। यहाँ पर एक वेबसाइट आ रही है नज़र आपको, सर्विस और डोमेन के नाम से। सर्विस का मतलब होता है होस्टिंग और डोमेन का तो मतलब डोमेन ही है भाई। तो सर्विस का मतलब है कि ये हमारे पास इसकी
होस्टिंग मौजूद है, और होस्टिंग में ही हमारे पास सी पैनल है जहां पर हमारी वेबसाइट अपलोड हुई हुई है। ठीक है, तो ये जो काम अभी मैं करने लगा हूं, जो मैं सर्च कंसोल को अप्रूव करने लगा हूं, जब तक मेरे पास होस्टिंग अकाउंट नहीं होगा मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर किसी और का मैंने सर्च कंसोल अप्रूव करवाना होगा और वो मुझे कह रहा होगा कि आप अप्रूव करें, तो मैं उससे सी पैनल का एक्सेस लूंगा। सी पैनल यहाँ से भी खुल रहा है और सी पैनल डायरेक्ट भी खुलता है। अरे सी पैनल डायरेक्ट भी हम खोलते हैं, वो कैसे खोलते हैं अभी उसकी भी बात कर लेंगे। पहले इधर से खोलते हैं जी। इधर से कैसे जाएंगे सी पैनल में? सर्विस से आगे, ये मुझे इसने दिखा दिया, ये देख लें, आपको पता लग जाएगा कि कितने वाला प्लान है। ये तकरीबन मेरा ख्याल है 20,000 प्लस का हमने बाय किया होगा फर्स्ट टाइम पे, और ये उसकी नेक्स्ट रिन्यूअल पेमेंट आ रही है कि 33,000 है आफ्टर ईयर। ठीक है, इसके अंदर डोमेन भी शामिल है और इसके अंदर होस्टिंग भी शामिल है। सो इस पर क्लिक कीजिए। कहाँ पे क्लिक किया मैंने? एक्टिव के बटन पे क्लिक किया। मैं इधर क्लिक करता और ये देखें ये टिक बना हुआ है, लॉक सा लगा हुआ है, ये SSL है जो हमने SSL की सर्विस भी बाय की हुई है। ठीक है, जो 18,000 प्लस के होस्टिंग प्लान होते हैं उनके अंदर SSL की सर्विस फ्री होती है, और जो इससे लेसर प्लान होते हैं, कोई बंदा अगर आपको 4,000 की होस्टिंग दे रहा है, 5,000 की होस्टिंग दे रहा है, 8,000 की दे रहा है, 10,000 का होस्टिंग प्लान है, उसमें आपको SSL नहीं मिलती, फिर आपको SSL अलहदा से बाय करनी पड़ती है, जो तकरीबन 2,800 से 3,500 के दरमियान उसकी एनुअल चार्जेस होते हैं। लेकिन कोई भी 18,000 प्लस का आपका प्लान हो, जैसे हम कह रहे हैं ना कारपोरेट प्लान, तो हर कारपोरेट प्लान के अंदर SSL हमें फ्री मिल जाती है, SSL की सर्विस। तो आगे ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? लॉग इन टू सी पैनल। अब ये जो लेसन है मेरा, इसको आप वीडियो से प्रैक्टिस कर पाएंगे, हाँ, क्योंकि इसको सिर्फ प्रैक्टिकली वही कर पाएगा जिसके पास होस्टिंग होगी। जिसके पास होस्टिंग नहीं होगी वो तो इसको प्रैक्टिकली नहीं देख सकता। एनीवेज आगे चलें। ये सारी सर्विसेज आ रही हैं जो कि इस होस्टिंग पैनल में मौजूद हैं, और ये वाले लेसन्स भी पढ़े होंगे मेरे और भी बहुत सारे जी। यहाँ से मैं फाइल मैनेजर में आ जाता हूँ। अब ये देखिए इसका अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह ये जो होस्टिंग है इसकी भी अपनी कमांड्स हैं सारी इसके अंदर। तो मैंने इसको कैसे मैनेज करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? फाइल मैनेजर। इस पे आइए। ये वो जगह है जहां पर मैं अपनी वेबसाइट को, जो आपने ऑफलाइन वेबसाइट बनाई है, उसको जब आपने लाइव करना होगा तो आपको यहां पर उसे अपलोड करना है। अब हम करने क्या जा रहे हैं? हम तो अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवाना चाह रहे हैं, ऐसे ही है ना? सो वेबसाइट को अप्रूव करवाने के लिए हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी अपनी वेबसाइट में, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करनी है अपनी वेबसाइट में, तो वो होस्टिंग लेवल पर ही होगी। अगर वो ऑफलाइन होगी तो सर्च कंसोल तो नहीं बनेगा ना। ऑफलाइन को आप प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, सर्च कंसोल तो लाइव में होगा। सो इसलिए मैं एक वेबसाइट पे आ गया हूँ, और यहाँ पर एक वेबसाइट है, देखते हैं कौन सी इनमें से एक्टिव है। May 30 इस पर लिखा हुआ है और जुलाई 12 इस पर लिखा हुआ है। आई थिंक सो ये एक्टिव होगी, टेस्ट। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ये टेस्ट ifzalacademia.com, इस पर क्लिक करते हैं। खुल गई। उसी तरह की एक वेबसाइट है, सैंपल के तौर पर इसमें रखी हुई है हमने। हाँ, अब हम सपोज कर रहे हैं कि हमने इस वेबसाइट का सर्च कंसोल बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि इस वेबसाइट को हमें गूगल के ऊपर लाना है और मॉनिटर करना है, अदरवाइज, है ना? यही वर्ड इसका मतलब है ना। इधर आए, जरा देखते हैं इसे खोल के। आप सबको मेरा ख्याल है इसके नाम से अंदाजा तो हो रहा होगा ये क्या है, डोमेन है कि सब डोमेन है? सब डोमेन बनाई हुई है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या बनाया हुआ है हमने? सब डोमेन बनाई हुई है। तो इस पर क्लिक कीजिए। आगे ये सारी वेबसाइट यहाँ पर अपलोड की हुई है। यहाँ पर सर्च कंसोल की फाइल भी पड़ी होगी, ये सर्च कंसोल की फाइल है। अभी हम बनाएंगे तो ऐसी एक फाइल और बनने वाली है। पहले हम बना लेते हैं, और मैं किसी और जीमेल में बनाता हूँ जाकर, सेल्स 5 में बना लेते हैं। चलो, ये भी आपको पता लग गया, उस जीमेल में भी बन सकता है और किसी और जीमेल के साथ भी अटैचमेंट की जा सकती है। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि आप सारा प्रोसेस देख लें कि बननी कैसे है। क्या करें?
कहाँ जाए? सर्च कंसोल में जाए। और एक जीमेल के ऊपर कोई शर्त नहीं है कि सिर्फ एक ही सर्च वेबसाइट हो सकती है भाई। अपने सर्च कंसोल में जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं सब ऐड हो जाएंगे। हर वेबसाइट को हम क्या नाम देते हैं? प्रॉपर्टी। हर वेबसाइट को हम एक अलग प्रॉपर्टी कॉल कर रहे होते हैं। आगे यहाँ पे, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इधर इसका स्टार्ट उसी तरह होता है जैसे उसका था। नो, वैसे नहीं हुआ ना, इसलिए कि वहां पर तो हमने ऑलरेडी एक वेबसाइट लगाई हुई थी, तो वो तो वेबसाइट्स को दिखा रहा था। यहाँ पर तो अभी कोई है ही नहीं है, मैंने नया जीमेल इसीलिए सिलेक्ट किया है कि आप भी जब ये काम पहली दफा करोगे तो ऐसा सीन नजर आएगा आपको। अब इसके ऊपर ना दो ऑप्शन दे रहा है वो आपको। पहले ऑप्शन पे दे रहा है डोमेन और दूसरे ऑप्शन पे दे रहा है यूआरएल। एक है डोमेन लेवल अप्रूवल और एक है यूआरएल लेवल अप्रूवल। इन दोनों में क्या फर्क है? डोमेन का मतलब क्या है कि भाई मेरे पास एक डोमेन है abc.com, उसके अंदर मेरे पास ऑप्शन मौजूद है 10 सब डोमेन बनाने की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सर्च कंसोल एक ही दफा बना लूंगा तो उसके अंदर जितनी भी सब डोमेन्स बनती जाएंगी ऑटोमेटिक वो सर्च कंसोल में ऐड होती जाएंगी। ये वाला जो प्रोसीजर है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इसे हम कंसीडर नहीं करते। इसकी वजह क्या है कि हो सकता है मैं किसी को लाना चाहता हूँ और किसी को नहीं लाना चाहता, ये तो ऑटो हो गया। और ये लाने के लिए हमें होस्टिंग कंपनी के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो होस्टिंग लेवल पर चेंज होती हैं। इसके बाद जब ये वाला प्रोसेस हम करते हैं तो कुछ देर के लिए, तकरीबन 24 आवर्स के लिए हमारी वेबसाइट डाउन भी होती है जब तक ये प्रोसेस चल रहा होता है। इसलिए हम इस प्रोसेस को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है रिक्वायर्ड डीएनएस वेरिफिकेशन। सो ये डीएनएस वेरिफिकेशन कहाँ से होगी? होस्टिंग लेवल पर होगी। लेकिन जो यूआरएल लेवल वाला ऑप्शन है इसमें ये इशू नहीं है। इसमें तो मैं अभी बनाऊंगा, आपके सामने अभी ही बन जाएगा वो। इसके लिए किसी तरह की डोमेन लेवल वेरिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। और इसमें मेरे पास चॉइस भी ये है कि मैं जितने मर्जी सर्च कंसोल बनाऊँ, अपनी चॉइस है, मेरी चॉइस है। ठीक है, इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, सबको पता लग गया कि डोमेन लेवल की बजाय हमें यहाँ पर आना है और यहाँ आकर हमने उस यूआरएल को पेस्ट कर देना है। ये तो कुछ और ही यूआरएल आ गया भाई। चलिए वापस आएँ जी, मैंने कहाँ वेबसाइट खोली थी बोला, ये खोली। इसे कॉपी करें और यहाँ पर इसे पेस्ट कर लें। क्या किया हमने? वेबसाइट का यूआरएल दिया और यहाँ से टेस्ट किया, सॉरी कंटिन्यू किया। जी क्या हुआ? क्या कह रहा है? वेरीफाई ऑनरशिप। वेरीफाई ऑनरशिप का क्या मतलब कि भाई अपनी ऑनरशिप को वेरीफाई कर लें यहाँ से। अब ऐसे तो नहीं है कि हर कोई बंदा तो किसी की वेबसाइट का ऑनर नहीं बन सकता। इसके लिए उसके पास वेबसाइट का एक्सेस होगा तभी, इसीलिए तो मैंने होस्टिंग खोली है। उसने मुझे एक फाइल दी है, कहता है ये वाली फाइल जाकर अपनी वेबसाइट के मेन रूट पर अपलोड कर दो। जैसे आपको मोबाइल पर ओटीपी आता है ना, वो लिखते हो तो वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है। इसी तरह वो ये कह रहा है कि ये आपको एक मैं फाइल दे रहा हूँ, इस फाइल को यहाँ से करें डाउनलोड और वहाँ पे जाकर इसे अपलोड करें, तो मैं वेरीफाई करूँगा कि जो मेरी प्रोवाइडेड फाइल है वो वहाँ पहुँच गई है कि नहीं पहुँची है। अगर वो वहाँ पहुँच गई होगी तो मैं आपका सर्च कंसोल बना दूंगा, अगर नहीं पहुँचेगी तो इसका मतलब है आप ऑनर नहीं है। अब ये अप्रूवल के दो तरीके हैं। पहला तरीका अप्रूवल का है फाइल और दूसरा तरीका है, क्या तरीका जी? दूसरा HTML टैग। कहता है भाई एक तरीका ये है कि जो आपकी रूट की फाइल है इंडेक्स, उसके हेड पोर्शन में जाएं। ठीक है, index.html के हेड में जाओ, क्या करो, ये कोड दिया उसने एक छोटा सा, कह रहा है इस कोड को कॉपी करें, यहां से कॉपी करें और हेड में जाकर पेस्ट करें। यानी कि दो तरीके हो गए, एक इंडेक्स लेवल का तरीका हो गया। अब फॉर एग्जांपल आप अभी ऑफलाइन सारा काम कर रहे हो, अभी आपने ऑनलाइन नहीं किया ये काम, तो आप फाइल वाले काम की बजाय क्या कर लो, ये वाला तरीका यूज कर लो और इंडेक्स की फाइल के अंदर इसको पेस्ट कर लो। तो जिस दिन आप अपनी वेबसाइट को अपलोड करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला कोड भी साथ ही चला जाएगा।
तो उस दिन से आपका सर्च कंसोल बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसे अपलोड नहीं करोगे तो सर्च कंसोल नहीं बनेगा। पहला मेथड फाइल अपलोड, दूसरा मेथड कोड। कोड कहां पर आना है? मेन रूट वाली फाइल पर। मेन रूट वाली फाइल कौन सी है? index.html। उसके हेड पोर्शन पे जाकर इसको पेस्ट कर ले। मैं आपको दोनों तरीके से समझाता हूं। इसका क्या मतलब होगा? कहता भाई फाइल अपलोड करो और ये वेरीफाई का बटन प्रेस करना, तो मैं चेक कर लूंगा कि मेरी प्रोवाइडेड फाइल वहां पहुंच गई है कि नहीं पहुंची है। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? कहता भाई ये कोड कॉपी करो, हेड में जाकर फाइल को सेव करो, लेकिन ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन। ये वाली चेंजेस इस दफा मैं ऑनलाइन करूंगा, ऑफलाइन नहीं करूंगा। और फिर वेरीफाई का बटन प्रेस करो। कहता है अगर तो ये वाली वेरिफिकेशन यूज कर रहे हो तो ये वाला वेरीफाई का बटन यूज करो, अगर ये सेकंड वेरिफिकेशन कर रहे हो तो ये वाला वेरीफाई का बटन यूज करो। अब हम एक काम करते हैं, मैंने इसे कॉपी किया है तो मैं जरा इधर वापस आता हूँ जी। किस फाइल के अंदर कह रहा था चेंजेस करो? पहली चीज तो ये है कि ये देखिए ये पहले से भी मौजूद है ना, तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और ये क्या है, मैं पहले तो पुरानी वाली फाइल को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो गई। अब हमें क्या करना था? इंडेक्स में जाकर कोड टाइप करने। तो इंडेक्स की फाइल कहाँ है? आप ये देखिएगा कि जो काम हम पहले ऑफलाइन कर रहे थे, पहले ये काम हम ऑफलाइन करते थे ना, बार बार इंडेक्स की फाइल को खोल के चेंजेस कर रहे थे, तो कैसे कर रहे थे? राइट क्लिक करते थे और एडिट नोटपैड करते थे। अब तो ऑफलाइन तो नहीं है, अब तो ऑनलाइन है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं और क्या करता हूं? एडिट। और इसे दोबारा से एडिट करें। आ गई फाइल आपके सामने दोबारा। ये बिल्कुल एडिटिंग मोड है। यहाँ पर मैं जो चेंज करूंगा सेव होगी, और ये डेंजरस मोड भी है क्योंकि चेंजेस अगर आपने गलती से कर दी वो भी अपडेट हो जाएंगे। ऑफलाइन में तो चाहिए है ना, लेकिन यहाँ पर जो कुछ करोगे वो अपडेट हो जाएगा। तो क्या कह रहा था? कहाँ लेकर आओ? कहाँ लाने को कह रहा था जी? हेड में लाने को कह रहा था। हेड में कहीं भी कर दो भाई, ये आपकी चॉइस है। हेड के किसी भी हिस्से में पेस्ट कर दो। हो गया? ये मैंने कर दिया, सातवीं लाइन में पेस्ट कर दिया कोड। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ से सीधा उधर जाता हूँ और वहां जाकर क्या करूंगा? वेरीफाई। मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए। अगर मैं वेरीफाई करूंगा तो सिंपली ये अप्रूव हो जाएगी, लेकिन मैं आपको इसको अप्रूव करने की बजाय ये तरीका बता दिया। अब हम दूसरा तरीका करते हैं और दूसरे को मैं अप्रूव करवाता हूँ ताकि आपको दोनों तरीकों का कंफर्म हो जाए। दूसरा मेथड क्या था? दूसरा मेथड ये था कि भाई ये वाला तरीका, क्या करो? इसको डाउनलोड करो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ जी, होगी डाउनलोड फाइल। देखें जरा आ गई है कि नहीं आई है? आ गई। कॉपी तो नहीं आई, सबको पता लग रहा है ना ओरिजिनल ही आई है, इसका मतलब पहले से नहीं पड़ी हुई थी। और उसी तरह का नाम ही है ना, जैसा नाम मैंने अभी डिलीट किया आपके सामने। सो ये आप आइडेंटिफाई कर लें कि ये इस तरह की जो फाइल है कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किस एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? गूगल सर्च कंसोल को रिप्रेजेंट कर रही है। चलें जी, कहाँ पड़ी है? डाउनलोड में। अब इधर आ जाते हैं वापस। मैं दूसरा मेथड यूज कर रहा हूँ, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। सेव नहीं किया मैंने। क्या कहता है? सेव नहीं करना। मैं कहता हूँ जी से क्लोज करो। अब क्या करें जी? यहाँ से ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? अपलोड। ये इस तरह ही वेबसाइट में भी अपलोड होना है। हाँ, क्या करूंगा मैं? इसे अपलोड। और इस वेबसाइट को नहीं ना अपलोड कर रहे हैं। वेबसाइट कैसे अपलोड करनी है पता है आपको? बिल्कुल वैसे ही अपलोड करनी है जैसे मैंने आपको भेजी थी। मैंने आपको कैसे भेजी थी? जिप करके। आप जब आपको लगेगा ना कि आपने अपनी ऑफलाइन वेबसाइट कंप्लीट कर ली है, आपने उसको जिप फोल्डर बनाना है और यहाँ आकर अपलोड में जिप फोल्डर को अपलोड करने, और जब यहाँ पर आ जाएगी तो फिर क्या करोगे? उसे यहाँ पर अनजिप करोगे। ठीक है? अब यहाँ पर तो आपके पास 7-zip नहीं है ना, ये तो इसका तो अपना एप्लीकेशन है, तो इसके अंदर अपना कंप्रेसर मौजूद है जिसे वो कंप्रेस भी करेगा और अनजिप भी करेगा। यानी कि यहाँ पर आपको किसी अदर एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, हर एप्लीकेशन इसके अंदर पहले से ही मौजूद है। इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, इसके लिए जितना भी हमसे वेट करवाता है। चलो, ये क्या लिखा हुआ है? ओवरराइट एग्जिस्टिंग फाइल। फॉर एग्जांपल इधर पहले भी एक फाइल पड़ी होती जो मैंने अभी डिलीट कर दी है। अगर मैंने उसे डिलीट ना किया होता और इस ऑप्शन को भी मैं यूज ना करता, चेक ना करता, तो ओवरराइट नहीं थी हो सकती फिर। ठीक है?
तो अगर आप किसी फाइल को, जैसे इंडेक्स की फाइल में आपने ऑफलाइन कुछ चेंजेस की, आपने कहा जिसे अपडेट कर देते हैं आप, तो फिर आप इस ऑप्शन को ऑन करके तो अपनी ऑफलाइन वाली फाइल को, इंडेक्स की फाइल को यहाँ पर ले आओगे। ठीक है, एनीवेज इसे बंद करो, इसे सिलेक्ट करो और डाउनलोड्स में आए। कहाँ है जी फाइल? ये अब क्या होगा, सिंपली थोड़ा टाइम लगेगा और ये वाली फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ पर इसका अपलोड कंप्लीट होगा, फिर हम उधर वापस जाएंगे। किस जगह पर? ये आ गया ग्रीन कलर में। ये आपने देखा था, ये ब्लू से शुरू हुई, बीच में ये कभी कभी ये रेड भी हो सकती है। हाँ, रेड होने का मतलब होगा कि यहाँ तो आपके पास स्पेस नहीं है होस्टिंग में, या ये आपकी फाइल सस्पिशियस है, मतलब मे बी वायरस फाइल ना हो, इन्फेक्टेड फाइल ना हो। सो इनका अपना तो एंटीवायरस लगा हुआ है ना होस्टिंग के ऊपर, तो ये किसी भी सस्पेक्टेड फाइल को भी अपलोड नहीं होने देगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये अपलोड हो गई है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं जी। अब हमें क्या करना चाहिए? वेरीफाई। बस ये आपको ज़हन में रखना है कि अगर आप कोड लिखोगे तो कोड वाला वेरीफाई, और अगर आप फाइल अपलोड करोगे, दोनों जगहों पर अलग-अलग वेरीफाई का बटन बना हुआ है, तो उसी वेरीफाई को यूज करना है। चलिए जी, वेरिफिकेशन शुरू हो गई है। अभी ये ग्रीन कलर में हमारे पास आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई इशू नहीं हुआ, हमारी वेबसाइट सर्च कंसोल में ऐड हो गई है। ये क्या लिखा हुआ है सर्च कंसोल में? जब आप किसी एक वेबसाइट को ऐड करोगे तो मैंने उसके क्या नाम दिया? प्रॉपर्टी कहलाती है। आगे उसी जगह पर आगे परफॉर्मेंस तो पहले ही थी मेरा ख्याल है जी। अब आप हैरान हो रहे होंगे ये रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। हाँ, ये रिजल्ट इसलिए आ रहे हैं कि भाई मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना, इसी भी पढ़ाता हूँ। हाँ, तो ये पहले हर दफ़ा ऐड हो जाती है ना, इसलिए रिजल्ट आ रहे हैं। मेरी बात समझ में आई है? अरे इसी के ऊपर मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ ना सबको, फिर डिलीट कर देता हूँ, फिर प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर डिलीट कर देता हूँ, इसलिए रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप किसी क्लाइंट को एंटरटेन कर रहे होगे और आप उस क्लाइंट की वेबसाइट पहली दफ़ा यहाँ पर आएगी तो 0 इंप्रेशन आएंगे, क्योंकि इंप्रेशन तो आज लगने शुरू होने हैं ना, पहले तो थे ही नहीं, पहले तो मॉनिटरिंग ही नहीं हो रही थी। तो इसकी उसने इसलिए रिजल्ट दिखाए हैं कि मैं इस वेबसाइट को यूज़ कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करने लगा हूँ, इसलिए वो उसको दिखा रही है। और ये इसमें लिखा हुआ है लास्ट 7 डेज रिजल्ट्स। ठीक है, चलो सर्च कंसोल समझ में आ गया सबको? सर्च कंसोल में हम इसको कैसे लेकर आते हैं, जरा अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। अच्छा, अभी हम एक बात कर रहे थे, HTTPS की बात कर रहे थे, है ना? चलिए उसी टॉपिक को साथ आज कवर कर लेते हैं। यहाँ पे स्लाइड है HTTPS वाली के नहीं है? मुझे नहीं नजर आ रही थी जी। ये है, एक ये है और एक ये, दो स्लाइड्स को हम कवर करते हैं आज। HTTP एंड HTTPS, हमारे पास दो चीज़ें हैं, सिक्योरिटी और नॉन सिक्योरिटी। जैसे हम अपने घर को सिक्योर करने के लिए लॉक सिस्टम यूज़ करते हैं, इसी तरह वेबसाइट को भी हमें सिक्योर करना है। बेसिकली अगर हम ये देखें कि वेबसाइट जब हम लाइव करते हैं तो कहाँ होती है, और जब यूज़र्स इसे विजिट करते हैं तो ये कहाँ आती है। मिसाल के तौर पर मैंने वेबसाइट को ऑनलाइन कर दिया, लाइव कर दिया, अपलोड कर दिया, तो ये किसी सर्वर के ऊपर जाकर सेव हो गई। ऐसे ही है ना? वो सर्वर पता नहीं सिंगापुर में है कि अमेरिका में है कि कहाँ पर है, भाई वहाँ से डाटा ने ट्रैवल करके आना है। उसके बाद मुख्तलिफ लोग आपकी वेबसाइट को एक्सेस करें। कोई बंदा पाकिस्तान में बैठ के कर रहा है, कोई इंडिया में बैठ के भी कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट लेवल पर उसको एक बंदा फाइंड करता है और वो वेबसाइट खुलती है आपके पास आकर। इसका मतलब क्या हुआ, वो वेबसाइट ने सपोज कर लेते हैं कि उसका सर्वर सिंगापुर में था, तो वो सिंगापुर से ट्रैवल करते हुए
आपके कंप्यूटर पे आ गई है ना, हवाई जहाज के रास्ते, वायर्स से, फाइबर से, इंटरनेट की वजह से। अब वो जो उसकी बीच वाली ट्रैवलिंग है वो सिक्योर होनी चाहिए। इट इज HTTP एंड HTTPS कि जो हमारी वेबसाइट ने ट्रैवल करके यूजर्स तक पहुंचना है, तो ये जो एक डिस्टेंस से वो दूसरे डिस्टेंस पे जा रही है, क्या वो सिक्योर है कि नहीं है। अगर वो HTTPS है तो वो सिक्योर है। भाई TCS आता है आपके घर में, सील होता है, ऐसे ही है ना, सील बंद होता है, आप उसे खोलते हैं और यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी बंदा ऐसी जेब में से कोई चीज़ निकाले और आपको कहना अभी आपका ऑर्डर आ गया, पॉकेट में से सीधा ही निकाले, आप तो नहीं लेंगे ना, आप कहेंगे भाई ये तो खुला हुआ है, बंद नहीं है, न्यू पैकिंग में नहीं है। और जब वो TCS आप तक आता है तो किसी को ये पता भी नहीं होता कि इस पैकेट में क्या होगा, खासतौर पर अगर वो बॉक्स में होगा, कोई गैस तो नहीं कर सकते इस बॉक्स में क्या चीज़ है, तो इसका मतलब है कि वो सिक्योर है। बिल्कुल इसी तरह जब आपका डाटा ट्रैवल स्टार्ट करता है तो वो सील हो जाता है, जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो वो अनसील हो जाता है। यानी एक बंदे ने लिखा www.google.com, एक रिक्वेस्ट की सर्वर पे कि भाई मुझे गूगल की वेबसाइट खोलकर देनी है, तो उसने क्या किया, इस रिक्वेस्ट को सील कर दिया, और जब वो यूजर तक पहुंची तो अनसील होगी और उसने उसको देख लिया। जब आप ट्रैवलिंग करते हैं, जब आप शिफ्टिंग करते हैं, तो जिस तरह आप शिफ्टिंग करते हैं कि भाई गाड़ी आती है एक बड़ी सी, उसमें सामान डालते हो, बैग्स बनाते हैं, तो आपका सामान उनके अंदर होता है, मेन पर नहीं होता। लेकिन जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचती है तो आप अपने सामान को बाहर निकाल लेते हैं। सो इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ HTTPS कि हमारा कंटेंट सिक्योर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आप सबको पता लग गया होगा कि होना चाहिए। भाई आजकल तो बहुत ज़्यादा हैकिंग होती है, तो सिक्योर होना चाहिए। सो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा कंटेंट सिक्योर है कि नहीं है। इधर आ जाते हैं। कोई भी वेबसाइट खोल लें भाई, जो भी खुलती है ना उसे खोल के देख लेते हैं, देखते हैं कि ये वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं है। जी, अभी ज़रा लेटेस्ट सिनेरियो में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। ये यहाँ पर पहले ऐसा नहीं होता था। अभी वो मैं आपको जो स्लाइड खोली है पहले बताऊंगा कि पहले ये कैसे नजर आती थी। इस पर क्लिक कीजिए, मैसेज आ गया, कनेक्शन इज सिक्योर, और एक लॉक भी बना हुआ नजर आ रहा है। तो जो सिक्योर नहीं होगा उसका यहीं पर ही आपको पता लग जाएगा कि भाई आपका कनेक्शन सिक्योर नहीं है। पता नहीं ये सिक्योर है कि नहीं है, मैंने कहा वैसे ही खोल कर देख लेते हैं, अभी पता लग जाएगा। इसके आगे सब पेजेस पे जाएंगे ना तो शायद कोई ना कोई पेज ऐसा आएगा जो कि सिक्योर पेज नहीं होगा। अभी तक सारी सिक्योर आ रहे हैं। अच्छा इधर आए जरा, स्लाइड पे नीचे आए, ये पता लग रहा है, ये पहले ऐसे नजर आता था। पहले अभी देख रहे हैं ना, अभी आप सीन चेंज हो गया। पहले कैसे नजर आता था, आपको नाम पे ऐसी आ रही है, क्या नाम है, चुंगा डाक। चलो अब आ जाए, ये दूसरा क्या है, पहले ऐसे नजर आता था, मेन पर ही नजर आ रहा है, लेकिन अब ऐसे नजर नहीं आता। चलो कैसे सिक्योर करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने स्पेस बाय की है किसी होस्टिंग कंपनी से, इसी तरह उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम जो अपना बनाया होता है और उसको कहते हैं कि ये एक सिग्नेचर फाइल है, आप हमसे ये फाइल भी परचेज कर लें होस्टिंग के साथ। अभी मैंने लेक्चर के शुरू में बताया कि अगर आप कोई कारपोरेट प्लान लेते हैं, वो एक्सपेंसिव प्लान होते हैं और 18,000 प्लस वाले होते हैं, यानी 20,000 प्लस वाले प्लान होते हैं। उसके अंदर SSL की सर्विस फ्री मिल जाती है। मतलब इसमें SEO वाले बंदे ने कुछ भी नहीं करना। हाँ, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें SEO वाले, मैंने कोई सर्विस नहीं देनी, मैंने सिर्फ उन्हें ये कहना है कि भाई अगर आपने SSL परचेज नहीं की तो कर लो, तो मैं उनके 3,000 रुपये और लगवा दूंगा। तो जिस दिन वो परचेज कर लेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी वेबसाइट सिक्योर हो गई। ये वाली सर्विस भी एनुअल बेसिस पर है, यानी जैसे आपकी 1 साल के बाद होस्टिंग एक्सपायर होनी है, इसी तरह 1 साल के बाद आपकी SSL भी एक्सपायर होगी। लेकिन अगर आपके पास कारपोरेट प्लान है तो आप होस्टिंग रिन्यू करवाएंगे तो आपकी SSL भी रिन्यू हो जाएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने पहले साल कारपोरेट लिया, अगले साल आप किसी छोटे पैकेज पे शिफ्ट हो गए,
तो पहले साल तो आपकी वेबसाइट सिक्योर थी, अगले साल आपको SSL अलहदा बाय करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट नॉन सिक्योर हो जाएगी। नॉन सिक्योर होगी तो SEO का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर माइनस हो जाएगा आपका, कि भाई आपकी तो वेबसाइट सिक्योर ही नहीं है। भाई आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो दूसरों को तो खतरे में नहीं डालेगा ना, यूजर्स को। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट हैक हुई हुई है तो उसके अंदर इतना सारा हैकिंग कंटेंट मौजूद है कि वो किसी और के लैपटॉप पर या मोबाइल पे खुलेगी तो उसको भी हैक कर सकती है। सो गूगल ऐसी वेबसाइट्स को रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी की SEO करेंगे तो हम पहले ये चेक करेंगे कि SSL अप्लाइड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसे कहेंगे भाई SSL ले लो। ये उस सूरत में हमें ज़्यादा परेशानी होगी जब छोटे होस्टिंग पैकेज किसी के पास होंगे। जिस किसी ने कारपोरेट प्लान लिया होगा उसमें कंपनी SSL पहले से ही अप्लाइड देती है। ठीक है, वो लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। चलें जी, ये मैंने अभी जो कुछ एक्सप्लेन किया ना, ये सब कुछ लिखा हुआ है। HTTPS इज HTTP क्या होता है भाई? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S का मतलब सिक्योर। ठीक है, HTTP सिक्योर नहीं है, और HTTPS जो है वो HTTP ही है मगर विद सिक्योरिटी। द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोटोकॉल, HTTPS यूज SSL टू इनक्रिप्ट नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट। ये मैंने जो बात आपको एक्सप्लेन की है ये सारी वही लिखी हुई है। अच्छा, व्हाट SSL स्टैंड्स फॉर। अब ये थोड़ा सा मैं अब जो पढ़ाने लगा हूं ना, ये थोड़ा सा नेटवर्किंग का कंसर्न है। नेटवर्किंग का हमारे से लेना देना इसका कुछ नहीं है, लेकिन जस्ट आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। सिक्योर सॉकेट लेयर इज अ स्टैंडर्ड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड इनक्रिप्टिंग लिंक बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। यही कहा था ना मैंने कि भाई सिंगापुर में जाकर हमने सर्वर लिया हुआ है, वहां पर हमारी वेबसाइट अपलोड हुई हुई है, क्लाइंट किसी भी जगह पर हो सकता है। तो वो जो आपकी वेबसाइट ने ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह, इसके लिए हम सिक्योरिटी लगा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आगे देखें जरा, कि ये वेबसाइट पे भी होगी और ये मेल क्लाइंट पर भी होगी। मेल क्लाइंट किसे बोलते हैं? मेल क्लाइंट बोलते हैं ये आपका जो जीमेल है, ये मेल क्लाइंट है। आमतौर पर तो आप जीमेल को यूज कर रहे हैं, याहू को यूज कर रहे हैं ज्यादातर, मगर ऑफिस में हम जो मेल क्लाइंट्स यूज करते हैं वो आउटलुक यूज करते हैं। और बिजनेस ईमेल किसे बोलते हैं? बिजनेस ईमेल का मतलब है कि किसी भी डोमेन के ऊपर जो आपका ईमेल होगा वो बिजनेस ईमेल होगा। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मेरा ईमेल abc@gmail.com है तो ये बिजनेस ईमेल नहीं है। इसके लिए मेरे पास किसी डोमेन का ईमेल होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर peaksolutions.edu.pk ये एक डोमेन है, इसके ऊपर मेरा ईमेल है abc@peaksolutions.edu.pk, ये बिजनेस ईमेल है। जीमेल का ईमेल बिजनेस ईमेल नहीं होगा। अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई आप ऐसी सेटिंग्स कर रहे हैं जहां पर वो आपसे कहता है, या कोई ऐसी सर्विस ले रहे हैं जहां पे वो आपसे कहता है कि बिजनेस ईमेल दें, तो वहां पर जीमेल वाला ईमेल नहीं चलेगा। अलबत्ता हम चाहें तो होस्टिंग कंपनी से कहकर अपने जीमेल को अपने बिजनेस ईमेल के साथ लिंक करा सकते हैं। यानी अगर मेरा एक ईमेल है abc@gmail.com और मेरे पास एक होस्टिंग भी है, तो मैं कहता हूँ भाई मेरा जो ABC वाला जीमेल है इसको मेरे बिजनेस जीमेल बना दो, तो ईमेल एड्रेस मेरा यही रहेगा abc.gmail.com। इधर आए जरा, इधर अभी हम लोगों ने सेटिंग में गए थे ना, यहां पर आकर देखें जरा। ये वाला जो ईमेल है जो मैंने अभी ऐड किया ना, renimorrismarketing@gmail.com, बेसिकली ये ईमेल था renimorris.renimorris.fr। ये एक्चुअल जीमेल क्या था? renimorrismarketing@ आगे renimorris.fr उनकी डोमेन के ऊपर था, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, इसको लिंकअप किया हुआ है अपने जीमेल से। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर यही ईमेल दिया जो मैंने अभी बोला है, लेकिन उसने कौन सा शो किया यहाँ पर? जीमेल वाला। क्यों? इन दोनों को आपस में लिंक किया हुआ है और ये पेड होता है, ये फ्री नहीं होता। ये जो लिंक होता है इसके लिए हमें होस्टिंग की एक अच्छी खासी एक्सपेंसिव सर्विस बाय करनी पड़ती है होस्टिंग से, फिर हम लिंकअप कर सकते हैं, वैसे हम लिंकअप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब आपको बिजनेस, भाई मैं ये इसलिए इतनी लंबी स्टोरी सुनाई है कि आपको बिजनेस ईमेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। व्हाट इज बिजनेस ईमेल? बिजनेस ईमेल ऐसी ईमेल होती है जो किसी भी डोमेन पर होती है।
जीमेल की बात नहीं कर रहे, MSN की बात नहीं कर रहे, याहू की बात नहीं कर रहे, बल्कि आपकी बिजनेस डोमेन। इसका मतलब है कि जिसके पास कोई बिजनेस डोमेन नहीं होगी वो बिजनेस ईमेल ही नहीं बना सकता। फिर या तो वो बिजनेस डोमेन बाय करे, पहले डोमेन ले, या फिर वो किसी जानने वाले से जिसकी अपनी डोमेन हो और होस्टिंग भी हो उसे कि भाई मेरा एक ईमेल वहाँ पे बना दो, मुझे यूज़ करना है। ठीक है, फिर ये पॉसिबिलिटी है। अभी हमने ये खोला हुआ था ना यहाँ पर सी पैनल, देखें ज़रा ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। ये देखें क्या आ रहा है ऊपर, ईमेल अकाउंट्स आ रहे हैं। यहाँ पर जो मैं ईमेल अकाउंट बनाऊंगा, अब ये वेबसाइट कौन सी थी भला? ये वेबसाइट थी शायद, क्या नाम था इस वेबसाइट का, ifzalacademia.com। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसमें जाकर अपना जीमेल बनाऊंगा तो मेरा जीमेल क्या बन जाएगा, ali@ifzalacademia.com। तो ये बिजनेस ईमेल होगा मेरा। अगर मुझे लगे कि भाई मेरे पास तो कोई डोमेन ही नहीं है तो मैं किसी जानने वाले से कहूँगा कि मेरा यार ईमेल बना दो, मुझे उसकी ज़रूरत है, फिर मैं इस ईमेल को यूज़ करूँगा। चलिए आ जाते हैं आगे। जी ये क्या लिखा हुआ है जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। मेरा ख्याल है काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। HTTP किसका एब्रीविएशन है, ये एक सेकंड पॉइंट जो है ना ये समझ लें, सिर्फ ये टेक्निकल सा पॉइंट है और ये नेटवर्किंग लेवल का पॉइंट है, लेकिन हम इसको अपने लेवल पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि HTTP वर्क एट एप्लीकेशन लेयर और HTTP वर्क्स एट ट्रांसपोर्ट लेयर। बेसिकली नेटवर्किंग में हमारे पास एक लेयर मॉडल होता है जिसमें हम वर्चुअली दिखाते हैं कि डाटा कैसे ट्रैवल कर रहा है। तो उसमें एक फेज जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर का होता है और एक फेज जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। ये वर्चुअल मॉडल है। भाई क्या हुआ, क्या बेसिकली हुआ यह है कि सिंगापुर में मेरी वेबसाइट है, उसे खोल रहा है कोई बंदा लाहौर में, तो डाटा ट्रैवल कर रहा है। तो इसके लिए ना एक वर्चुअल मॉडल बना हुआ है कि भाई आपका डाटा जब स्टार्ट करता है ट्रैवल करना और जब डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो कैसे ट्रैवल कर रहा है। तो एक वर्चुअल मॉडल बनाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं लेयर मॉडल। इसके अंदर ये वाली दो लेयर्स हैं, जो एक को हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर और एक को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। आपको नाम से ही अंदाजा हो रहा होगा कि ऐसी लेयर जहां पर डाटा ट्रैवल कर रहा है वो कौन सी है, ट्रांसपोर्ट लेयर है। और जब वो यूज के काबिल हो जाती है वो कौन सी है, एप्लीकेशन। अब जब कोई बंदा किसी को यूज कर रहा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो चीज तो खुली होती है उसके सामने। और जो बंदा किसी चीज को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है इसका मतलब क्या होता है, बैक होती है वो। तो सिक्योर कौन सी हुई, बैक वाली। तो उसने कहा भाई जो HTTP है वो एप्लीकेशन पे काम करती है और जो HTTPS है वो ट्रांसपोर्ट है। अब हमें पता लग गया कि कौन सी सिक्योर है और कैसे सिक्योर है। और ये जो लेयर्स हैं नॉट फिजिकल लेयर्स। हाँ भाई डाटा तो आपका तारों की शक्ल में जा रहा है ना, तो उस तारों में से जो डाटा गुजर है ना उसके लिए एक वर्चुअल मॉडल डिफाइन किया हुआ उन्होंने। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर इज 80। अच्छा पोर्ट क्या होती है भाई, फिजिकल पोर्ट सबको पता है, अभी मैंने डिवाइस लगाई है तो ये फिजिकल पोर्ट पे लगाएगी ना, USB पोर्ट पर। इसी तरह नेटवर्किंग में भी उन्होंने कुछ पोर्ट्स डिफाइन की होती हैं वर्चुअली और उनके नाम रखे होते हैं 80, 70, 200, ये पोर्ट्स हैं सारी। ये क्यों रखी हुई है उन्होंने कि भाई डाटा को कम्युनिकेट करवाने के लिए। आप प्रॉक्सी यूज करते हैं ना, तो कोई वेबसाइट नहीं चल रही होती, प्रॉक्सी यूज करते हैं तो चल पड़ती है। लेकिन अगर आप प्रॉक्सी यूज करें तो क्या किसी दूसरे की जीमेल खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते। प्रॉक्सी यूज करके किसी की जीमेल अकाउंट तो नहीं खोल सकते ना भाई, उसका यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा, वैसे तो नहीं खुलेगा। मगर एक वेबसाइट ट्विटर ब्लॉक हुआ है, आपने प्रॉक्सी यूज की तो ट्विटर तो खोल लिया, ट्विटर खुल जाएगा मगर किसी का अकाउंट नहीं खुलेगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि 80 की जो इंटरनेट है वो पोर्ट 80 पे काम करता है और जो बाकी की चीज़ें हैं वो किस पे काम करती हैं, पोर्ट 443 पे काम करती हैं और ये पोर्ट 443 सिक्योर होती है। तो उसने कहा कि भाई ये जो HTTP है ये किस पे काम कर रहा है, पोर्ट 80 पे कर रहा है जो कि ज़्यादा सिक्योर नहीं है। और HTTPS जो है वो एकदम सिक्योर हो जाता है। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये SSL के लिए कोई आपको इतना खास, ये आप देख रहे हैं कि जितनी बातें मैं कर रहा हूँ ये सब नेटवर्किंग के हवाले से हो रही हैं सारी बातें, ठीक है। उसके बाद आखिरी पॉइंट क्या है जी कि इसमें इंक्रिप्शन है और एक में इंक्रिप्शन नहीं है। इंक्रिप्ट करने का मतलब क्या होता है, आप अक्सर नोट करते हैं कि कोई चीज़ हम लॉगिन करते हैं तो हम कोई पासवर्ड टाइप करें तो एकदम पासवर्ड लंबा सा हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, वो टाइप करते ही उसने उसको इंक्रिप्ट कर दिया, जब आपने उसे एंटर किया तो उसने उसको डिक्रिप्ट कर दिया। इसका फायदा क्या है, मिसाल के तौर पर कोई बंदा किसी को पासवर्ड लिखता हुआ देखे और उसकी 3 पॉसिबिलिटीज हो,
मतलब 3 कैरेक्टर्स में उसने पासवर्ड लगा दिया। अब इतने सारे सॉफ्टवेयर हमें मिल सकते हैं जो उन 3 कैरेक्टर्स के साथ आइडेंटिफाई कर लेंगे उसको, पासवर्ड को। लेकिन जब हम कोई पासवर्ड टाइप करें और वो उसको इंक्रिप्ट करे, कभी उसको 25 का कर दे, कभी उसको 7 का कर दे, कभी उसे 50 का कर दे, तो इसका मतलब है इसे आइडेंटिफाई करना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो कहता है भाई ये इंक्रिप्टेड होता है और एक इंक्रिप्टेड नहीं होता। HTTPS इंक्रिप्टेड है कि लोग इसको ट्रेस नहीं कर सकते, और जो नॉन HTTPS है वो इंक्रिप्टेड नहीं होता। ठीक है, चलो आज के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी कर दिया मैंने।